रोल्स रॉयस जो है दुनिया की सबसे लग्जरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं एक रोल्स रॉयस को ऑन करने के सपने देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी लग्जरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत जो है एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका कि पूरा ही बचपन गरीबी और बाल मजदूरी से निकला हुआ था। अब कहानी की शुरुआत होती है 1863 में, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जो है जन्म होता है फ्रेडरिक हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी जो है उनके पापा का बिजनेस जो है वो बर्बाद हो जाता है और पूरी फैमिली जो है सड़क पे आ गई थी। लेकिन ये तो केवल प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। अब इसके बाद में जो है मात्र 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया था, अब जिस कारण के उनकी माँ को जो है नौकरानी का काम करना पड़ता था और रॉयस जो है न्यूज़पेपर की डिलीवरी करने का काम करने लगे थे। अब तक जो है रॉयस का फ्यूचर जो है मुसीबतों से भरा हुआ था। लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था। उनकी एक आंटी ने जो है रॉयस में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहां पर जो है 20 पाउंड पर एनम दे करके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अब अगले 3 साल में रॉयस ने जो है दिन रात एक कर दिए और बहुत सारी किताबें पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके जो है कारपेंट्री, मैथ्स और सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। अब 17 साल की उम्र तक जो है एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल की उम्र में जो आते आते वो जो है मैक्सिम वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते जो है ये कंपनी जो है बंद होने वाली थी और ऐसे में रॉयस के पास में कई और कंपनी में जॉब लेने का ऑप्शन था। लेकिन उन्होंने जो था अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का एक फैसला किया। अब उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग्स का इस्तेमाल किया और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की थी एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी की। अब उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को एज ए पार्टनर भी ज्वाइन करा लिया था। अब शुरुआत में सरवाइव करने के लिए रॉयस को जो था जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे कि सिलाई मशीन में रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जो है रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ जो है इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स और फिटिंग की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसीलिए उन्होंने जो था आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो चालू कर दिया और इसी काम ने जो था कंपनी की किस्मत बदल दी थी। अब यहाँ पर साल आता है 1900। अब 1900 तक जो है कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई थी। अब 38 साल की उम्र में रॉयस की एक फैमिली भी थी और वो जो थी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रही थी। अब सब कुछ जो था अच्छा चल रहा था कि तभी जो है कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अब साल 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली और कंपटीशन जो था एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के प्राइसेस जो है काफ़ी गिर गए। अब पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस जो है वो क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को जो है फेल होते देख करके रॉयस की फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है तेजी से खराब होने लगी। अब जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें जो था एक सिंपल डी एडवाइस मिली थी। अब ठीक होने के लिए जो था रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी और साथ में जो था उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई थी ताकि वो जो है अपनी बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। अब रॉयस ने एक वैकेशन लेकर के खुद को ठीक किया और फिर जो है डेकोविल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली थी। अब ये जो कार थी वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती थी और ब्रेक जो थे वो इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम भी इसमें थी। अब रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये जो कार थी एक बिलो स्टैंडर्ड थी। अब इसीलिए उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो जो है इस कार में छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने कार को जो है पूरी तरीके से रीडिज़ाइन कर डाला और ये रीडिज़ाइन की गई कार जो है ओरिजिनल डेकोविल कार से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थी और यहीं से जो है रॉयस के कॉन्फिडेंस आ गया कि वो जो है अपनी खुद की कार बना सकते हैं और इवन जो है कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। अब उन्होंने छोटी सी टीम असेंबल की और उसके साथ में जो है अपनी नई कार को जो है डिज़ाइन करना चालू कर दिया और सभी पार्ट्स की जो है ड्राइंग बन जाने पर उन्हें जो है वर्कशॉप में कॉस्टिंग के लिए भी जो भेज दिया गया। अब इवेंचुअली रॉयस के 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार जो है वो शेप लेने लगी थी। अब ऑलमोस्ट जो है हर एस्पेक्ट जैसे कि क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में ये जो कार है हर मौजूदा कार में बेटर थी और 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले जो है रोड टेस्ट किया गया था और अपने पहले ही टेस्ट में जो था इसने करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया था और बिना किसी प्रॉब्लम्स के रॉयस ने सेम मॉडल के 2 और कार जो है उसको बनवाई और इन्हें भी टेस्ट करके इम्प्रूव करने लगे। अब इन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में कैपेबल नहीं थे और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो यानी कि चार्ल्स रोल्स की। अब रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हुए थे। अब इसी दौरान जो है कार्स पर
चार्ल्स रोल्स की नज़र पड़ती है। और रोल्स जो है एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर क्वालिटी की कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस करते थे। अब यहाँ पर रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार्स को बारीकी से देखा। तो रॉयस से इतना इम्प्रेस हुए कि बाद में उन्होंने जो है अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा भी कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अब अगले 3 महीने में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस को एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते हैं और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाली जो कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। अब मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली जो है एस्टेब्लिश किया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 50, 20 और 30 हॉर्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पर रोल्स का मानना था कि किसी भी प्रकार की कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उस कार के साथ में रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना और इसीलिए रोल्स ने ईसल ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स इस्तेमाल करके उन रेसेस को जीता भी और साथ ही में इन कार का इस्तेमाल करके वो लोग जो है स्पीड का एक नया रिकॉर्ड भी बनाए। अब इन सारे ही चीज़ों से रोल्स रॉयस जो है ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनकी सबसे सक्सेसफुल कार का आना बाकी था। साल 1906 के अंत में रॉयस ने 40 और 50 हॉर्स पावर वाले 6 सिलेंडर के साथ में एक मॉडल लॉन्च किया था। इसकी बॉडी का कलर जो था सिल्वर था और ये चलाने में बेहद स्मूथ और साइलेंट भी था, अब बिल्कुल एक गोश्त की तरह, इसीलिए इसका जो नाम था वो सिल्वर गोश्त रखा गया था। अब यहाँ पर कार की मार्केटिंग करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया था, अब जिसमें कि सिल्वर गोश्त को संडेज को छोड़ करके 2.5 महीनों तक दिन और रात के लिए लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर की दूरी को कवर किया गया। अब सिल्वर गोश्त ने बिना किसी इश्यू के ये जो टेस्ट था उसको पास कर लिया। इसके अलावा रोल्स ने कई डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किए जिसमें कि उन्होंने सिल्वर गोश्त को विस्पर टेस्ट से गुजारा और इस टेस्ट में वो कार के बोनेट के ऊपर में एक कॉइन को बैलेंस करते हुए उसे बिना गिराए चलाते थे, जिससे कि प्रूव होता था कि ये जो कार है वो एक्सट्रीमली स्मूथ है। अब इन्हीं स्ट्रेटेजीज की वजह से सिल्वर गोश्त जो है चारों तरफ बेस्ट कार इन द वर्ल्ड की तरह पॉपुलर हो गई और ये उस समय के किंग्स, क्वींस और इंडस्ट्री लीडर्स की पहली पसंद बन गई थी। अब रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब उन्हें हर तरफ से जो थी सक्सेस मिल रही थी कि तभी जो है एक भयानक हादसा हो गया। अब कार के साथ साथ में चार्ल्स रोल्स को एविएशन के लिए भी जो था काफ़ी पैशनेट थे और 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। अब फ्लाइट के दौरान जो है एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन जो है 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश हो गया था और इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी थी। अनफॉर्चुनेटली एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान बने थे और इसी हादसे ने रॉयस को जो है डीपली इम्पैक्ट भी कर दिया था। अब वो जो थे इस लॉस से उभरने की कोशिश भी कर रहे थे कि 1911 में उन्हें जो एक और झटका मिला, उनकी हेल्थ जो है तेजी से खराब होने लगी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें कैंसर है। उनका एक मेजर ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो था डॉक्टर्स ने कहा कि ये केवल 3 महीनों के लिए ही जिंदा रह पाएंगे। अब इस हालत में भी रॉयस बिस्तर से ही सिल्वर गोश्त के डिजाइन और उसकी इंजीनियरिंग को इम्प्रूव करते रहे और फिर ऐसे में एक चमत्कार हुआ। अब देखते ही देखते 3 महीने निकल गए और रॉयस ने 100% रिकवरी अचीव कर ली। अब वापस आने के बाद में रॉयस ने सिल्वर गोश्त में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। ग्राउंड का क्लियरेंस बढ़ाया गया, सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया और चेसिस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया। अब इसी दौरान में रोल्स रॉयस ने देखा कि कार्स के बोनेट पे पर्सनलाइज्ड मैस्कॉट लगाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन कंपनी की चिंता थी कि लोग जो है इन एप्रोप्रिएट मैस्कॉट को लगा रहे हैं जिससे कि रोल्स रॉयस की इमेज जो है निगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है और इसीलिए उन्होंने जो है खुद का मैस्कॉट डिजाइन करवाया। इनके मैस्कॉट में एलेनोर थॉर्नटन नाम की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस और मॉडल को यूज किया गया था। ये मैस्कॉट एक वुमेन को आगे की ओर जो है लीन करता दिखाता था और उनके हाथ जो है पीछे की ओर स्ट्रेच थे और उनके ऊपर में तेज हवा पड़ रही है। ये मैस्कॉट जो है एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पिरिट को सिंबलाइज करता था। अब इसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी, जिसका मतलब है ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस। इन सभी इंप्रूवमेंट्स के चलते जो है रोल्स रॉयस की सेल जो है और प्रॉफिट जो है तेजी से ग्रो करने लगी। 1913 तक उनका प्रॉफिट जो था 90,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था और ब्रांचेस को इंटरनेशनली जो है एक्सपेंड करने के भी प्लान्स हो रहे थे। लेकिन फिर से जो है कुछ ऐसा होता है जिसने जो है रोल्स रॉयस को ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दिया था। अब वो था वर्ल्ड वॉर 1।
अब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थी। अब वार के कारण जो है इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इम्पैक्ट सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा था और कार की जो सेलिंग थी वो क्रैश कर गई थी। अब कंपनी को एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा था। सभी को जो लग रहा था कि रोल्स रॉयस जो है वार को सरवाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वॉर में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त जरूरत है। इसीलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को मॉडिफाइड करके आर्म्ड कार में बदल दिया। अब कार की बॉडी में 8 मिलीमीटर मोटा आर्मर लगाया गया, एक रिवॉल्विंग टॉरेट भी लगाया गया था, जिसमें एक मशीन गन भी फिट की गई थी। इस कार को मिडिल ईस्ट के कठोर रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। प्लस इनका जो यूज था स्पाइंग मिशन के लिए भी हुआ था। अब क्योंकि सिल्वर गोस्ट चलाने में काफी स्मूथ थी, वो किसी भी वॉन्डेड सोल्जर को कैरी करने के लिए भी बेस्ट व्हीकल थी। इसीलिए कई सिल्वर गोस्ट को वॉर एम्बुलेंस की तरह जो है मॉडिफाइड कर दिया गया था। अब इनमें जो था स्ट्रेचर्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और नर्सेस के लिए सफिशिएंट स्पेसेस होती थी और रात के समय जो है मिशन के लिए इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिट की गई थी। इन एम्बुलेंसेस ने हजारों जिंदगियां बचाई थी। अब फाइनली अपनी लग्जरी फीचर्स के कारण जो है वॉर के दौरान रोल्स रॉयस कार्स को हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, डिप्लोमेटिक मिशन और किंग मैसेंजर के द्वारा भी यूज किया गया था। अब मिलिट्री के साथ करीब से काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स जो है अपने एयरप्लेन्स इंजन के लिए फ्रेंच कंपनी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी ही उन्हें इंजन सप्लाई करे। अब इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली और रॉयस ने खुद जो है एरो इंजन का डिजाइन सीखा और 1915 में लॉन्च किया अपना पहला इंजन द ईगल। ये इंजन जो है कंपटीशन के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल थी और लाइट थी और फ्यूल एफिशिएंट थी और इसीलिए ब्रिटिश एयरफोर्स ने साल के अंत तक जो था 500 ईगल इंजन का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन रॉयस यहाँ नहीं रुके, उन्होंने 1915 के अंत में जो था लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हॉक इंजन बनाया और 1916 में ईगल का छोटा वर्जन फॉल्कन इंजन भी बनाया और 1980 में लार्ज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डोर इंजन भी बनाया था। इन इंजन के कारण ब्रिटेन को एरियल कॉम्बैट, स्पाइंग मिशंस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस और बॉम्बिंग मिशन सभी में जो एक मेजर एडवांटेज मिल गया था और यही उनकी जीत का एक इम्पोर्टेंट कारण बना था। अब रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री लेना एक ब्रिलियंट स्टेप साबित हुआ और आज भी जो है हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन का यूज किया जाता है। अब 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 में खत्म हो गई और अगले 15 साल जो है रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों में फोकस किया था। अब उन्होंने एक स्मॉलर और चिपर कार लॉन्च की जिसका नाम था 20। अनफॉर्चुनेटली 20 की सेल्स जो थी वो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। 1925 तक लग्जरी कार मार्केट में बेंटली, डेमलर और कैडिलैक जैसी ब्रांड के कारण कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और रोल्स रॉयस को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए एक बोल्ड कार की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए एक बेटर परफॉर्मेंस और 4 व्हीलर ब्रेक्स के साथ में लॉन्च की द न्यू फैंटम। अब फैंटम काफ़ी सक्सेसफुल हुई और इसने वापस से रोल्स रॉयस को जो था लग्जरी कार का मार्केट किंग बना दिया था और आगे चल करके फैंटम 2 भी लॉन्च की गई थी जो कि इक्वली वेल रिसीव्ड थी। 1931 में रोल्स रॉयस ने बेंटली को एक्वायर कर लिया था। अब क्योंकि बेंटली जो थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी और इसके बाद में रॉयस ने डिजाइन की थी एक और आइकॉनिक कार बेंटली 3.5 लीटर, जो कि रोल्स रॉयस और बेंटली इन दो ग्रेट ब्रांड्स का एक सक्सेसफुल ब्रांड था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रॉयस कभी भी इस कार को अपनी आंखों से नहीं देख पाए थे क्योंकि 22 अप्रैल 1933 को 70 साल के सर हेनरी रॉयस ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। कार के प्रोडक्शन से कुछ ही महीने पहले सर हेनरी रॉयस की डेथ से लेकर के आज तक रोल्स रॉयस ने कई उतार चढ़ाव देखे। एक तरफ जो था फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसी आइकॉनिक कार्स भी लॉन्च हुई थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ 1960 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था और जिस कारण उनके एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग कर दिया गया था और करेंटली रोल्स रॉयस मोटर्स को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अपनी आइकॉनिक कार्स के कारण जो है अल्टीमेटली लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है और एक रोल्स रॉयस को ऑन करना एक ऐसी मास्टरपीस को ऑन करने जैसा है जो कि रॉयस के परफेक्शन
और रोल्स के करिश्मा को सिंबलाइज करती है। तो रोल्स रॉयस की ये जो कहानी है आप लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर हम अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।